हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो नीट आईआईटी जेईई की क्लास है। आज हम शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में जो सब टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। तो हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ हाइपोथेटिकल। इट इज़ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि काल्पनिक अवधारणा। अब एक पॉइंट लिखते हैं जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। द ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑफ एटम intermix and redistribute their energy and form new orbitals in equal number having similar size, shape and energy। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और इसमें हमने लिखा है कि जो ऑर्बिटल है वो कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले। किसी एटम के जो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद वो इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या करेंगे? वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या बनाएंगे? फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल बने हैं वो जो पुराने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नंबर के बनेंगे। न्यू ऑर्बिटल इक्वल नंबर पे बनेंगे। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नंबर के न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं वो उनकी क्या होगी? आपस में सिमिलर एनर्जी होगी। ये लिखा है, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी सिमिलर एनर्जी होगी, शेप होगा और सिमिलर ही उनकी साइज होगी, ठीक है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक तो सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए। किसी एटम के ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए। वो इंटरमिक्स होंगे आपस में। उसके बाद में उनकी एनर्जी क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो जो न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं वो इक्वल नंबर पे बनेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो नए ऑर्बिटल बन भी रहे हैं वो क्या होंगे? सिमिलर साइज होगी उनकी और शेप होगा और एनर्जी होगी। उसके बाद में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं तो वो कौन से ऑर्बिटल कहलाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो ये फिनोमिना है ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है।
इसके बाद में जो ऑर्बिटल के जो एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। भाई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है वेकेंट, उसके बाद में है जैसे हाफ फिल्ड, देन फुल्ली फिल्ड। इसको मैं एक एग्जांपल से समझती हूँ। सपोज जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है sp3 sp2, तो जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ p ऑर्बिटल का। ये p ऑर्बिटल तीन होते हैं, तो ये वेकेंट हो सकते हैं इस तरह से। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे p ऑर्बिटल लिया तो हाफ फील्ड मतलब ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फुली फील्ड ये तो हाफ फील्ड हो गया, ये फुली फील्ड, ठीक है। ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद में अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो कुछ मॉलिक्यूल में देखते हैं। जैसे मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एग्जाम्पल वाटर, ये हो गया वाटर अपना। उसके बाद में हो गया अमोनिया, इसके बाद में जैसे जीनोन, टेट्रोक्साइड। इन मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये सारे क्या हैं, कंडेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं अभी ये होते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, और इनके अंदर जो सेंट्रल एटम है, इनके अंदर जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे जीनोन है, तो ये जो सेंट्रल एटम है इनका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एन। ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप डिवाइडेड बाई 2। पहले तो ये n क्या है, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, कैलकुलेट करना है आपको। और यहाँ n का मतलब क्या है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। यहाँ n क्या कैलकुलेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और n कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, और ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, डिवाइडेड बाई 2। अब जो यूनिवेलेंट एटम लिया है इसका मतलब होता है जिसका एक बॉन्ड बने, वन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, एक ही बॉन्ड बनाते हैं। अब हमने क्या किया, n कैलकुलेट कर लिया अपने इस फॉर्मूले से। इसके बाद में जो n हमने कैलकुलेट किया है वो क्या क्या आ सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। सपोज 2 आ गया तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर 3 आ गया sp2, 4 इसके लिए हो गया sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2,
7sp3d3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, और n कैलकुलेट करने के बाद में अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो इस तरह से इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब हम अभी जो मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर, अमोनिया और जिनोन टेट्रोक्साइड, इनका 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन और शेप देखेंगे। तो ये है वाटर, ठीक है। इसका वाटर का हम H2O n कैलकुलेट करते हैं। तो n कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 6 है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 6, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे 6, क्योंकि हमने फॉर्मूले में लिखा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो 6 हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये यूनिवैलेंट ही तो है, और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 बॉन्ड बनाएंगे एक एक, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ रहा है 8, ये आ गया 4। तो अगर 4 स्टेरिक नंबर 4 है, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, 4 आने पे sp3। तो अगर हमसे पूछे कि ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ऑफ वाटर, तो हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जिसको TD ये शॉर्ट फॉर्म है। अब अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सपोज M ये सेंट्रल एटम है और ऐसे 4 B लिख देते हैं, इस तरह से शेप बनना चाहिए, ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब हम वाटर का देखते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ही एटम है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 4 यहाँ पे 4 है, तो जो बच गए ना 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई यहाँ पे हाइड्रोजन से। अब जो बच गया वहाँ पे क्या करेंगे हम, जो बच गया वहाँ पे लोन पेयर, 2 किससे सेटिस्फाई करना है, ये रहा 4 है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, ये रिस्ट्रक्चर। अब तो शेप क्या हो गई इसकी, वी शेप, इसी को हम बोलते हैं बैंड शेप। अब इसमें वाटर में हम देखते हैं तो 2 तो क्या आ रहे हैं, 2 मिल रहे हैं हमें बॉन्ड पेयर, और 2 ही क्या मिल रहे हैं हमें, लोन पेयर। ये रहे 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड पेयर है ये वाले, और 2 क्या है, लोन पेयर। तो अगर वाटर का पूछे कि ज्योमेट्री बताओ, तो हमें करना है टेट्राहेड्रल, और आफ्टर जैसे लोन पेयर वगैरह ये हम रख देते हैं इसमें। लोन पेयर के बाद में हमें जो शेप मिलता है, क्योंकि लोन पेयर को जितना इफेक्ट करना है ना इस बॉन्ड को, लाइक इस तरह से आपस में रिपल्शन होगा यहाँ पे, तो जितना इसको डिस्टर्ब करना है ना बॉन्ड पेयर को, वो कर चुका होता है। उसके बाद में जो हमें शेप मिलती है तो वो शेप में कंसीडर होगा। तो अगर शेप पूछा जाए तो वी शेप, या फिर इसी को बैंड शेप बोलते हैं, और अगर उससे पहले ज्योमेट्री पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल। और एक यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 104 104.5 डिग्री, ये भी ध्यान रखना है। जनरली जो टेट्राहेड्रल है उसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है,
लेकिन इसका कुछ कम हो गया है, 104, 109 से कुछ डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इधर भाई रिपल्शन चल रहा है, यहाँ पे भिड़ेंगे, ये रिपल्शन चल रहा है, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये जो बॉन्ड है ये इधर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो 104.5 के आसपास आ जाएगी। तो बॉन्ड एंगल पूछा जाए वाटर का तो 104 है। उसके बाद में अमोनिया का देखते हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए नाइट्रोजन में कितने हैं 5, तो हमें n निकालना है 5 प्लस, अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो हमें यूनिवेलेंट ग्रुप लेने हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4। जब भी n इक्वल टू वैल्यू 4 आती है तो हमारी टेबल में हमने लिख रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका भी ज्योमेट्री पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में ये नाइट्रोजन, ये तो हाइड्रोजन हो गए। अब जो एक वैलेंसी बच गई, क्योंकि 4 आने चाहिए ना, तो ये हमें सेटिस्फाई करना है लोन पेयर से। तो देखो इस शेप में क्या हो रहा है, यहाँ लोन पेयर नहीं दिखा है, ये तीनों हाइड्रोजन है, ये वाले लोन पेयर इसमें दिखाया नहीं है। और अगर इसका शेप पूछा जाए तो वो है पायरामिडल शेप, ये ना 3 टांगों वाला पायरामिडल, ये इस तरह से पिरामिड की तरह ये शेप है इसकी। तो अमोनिया में अगर ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3, और शेप ये लोन पेयर रखने के बाद में कंसिडर किया जाता है। तो शेप आएगी इसकी, यानी शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसकी शेप आएगी पिरामिडल शेप। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री, लगभग क्या है, ऑलमोस्ट 107। और एक और बात है यहाँ पे, अगर बॉन्ड पेयर पूछें तो 1 है, सॉरी बॉन्ड पेयर तो 3 है, और लोन पेयर पूछे तो 1। ये रहे बॉन्ड पेयर, ये रहे बॉन्ड पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, उसमें 2 ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला तो है लोन पेयर और ये हो गए बॉन्ड पेयर। तो शेप क्या हो गया, पिरामिडल शेप। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये है जीनोन टेट्रोक्साइड। तो इसमें n कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 8। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है 2, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है 8, उसके बाद 2। अब हमने फॉर्मूले में लिखा है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बाईवेलेंट। बाईवेलेंट क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन सल्फर, तो ये हमें नहीं लेना है, तो ऑक्सीजन का नहीं लेना है। जीनोन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और यहाँ पे 4 ही, n इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे 4 ही क्या है, ग्रुप या एटम, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये शेप यहाँ पे योगी टेट्रा तो जीनोन टेट्रोक्साइड में अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तब भी टेट्राहेड्रल है, और शेप पूछा जाए तब भी टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो जो सारे टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, ये होगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।